गाजियाबाद से नूतन जी ने बताया, हम साल 2011 में एक सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। मेरी एक 7 साल की बेटी है। मेरे पति बैंक में जॉब करते हैं। जिस सोसाइटी में हमारा फ्लैट था वो 9 मंजिल की बिल्डिंग है और हमने 4th फ्लोर पर एक फ्लैट लिया। नवंबर महीने की बात है। हमें यहाँ रहते हुए 5-6 महीने हो चुके थे। हस्बैंड का काम ऐसा होता था, अक्सर उन्हें देर हो जाया करती थी। सोसाइटी में रहने वाले लोग ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। इन 5-6 महीनों में एक बार भी हमारे किसी से ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ था कि कोई हमें अपने घर खाने पे बुलाए या हमने किसी को अपने घर खाने पे बुलाया हो। एक शाम मेरे पति का फ़ोन आता है कि मंथ एंड चल रहा है और काम थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे आते आते देर हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा बैंकों का हाल। मैं उनसे पूछती कब तक आ जाओगे, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग खाना वगैरह का देख लूँ। वो कुछ बोलते बोलते फ़ोन काट देते हैं। मैंने दोबारा कॉल किया पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लग रहा था वो बिजी होंगे, खुद फ़ोन कर लेंगे फ्री होके। खैर बेटी ने अपनी पसंद का कुछ बनवाया था और 8 बजे तक खाना वगैरह बना के हम दोनों साथ बैठ के खाने लगते हैं। खा पी के वो खेलने में लग गई। मैं किचन में जाके बर्तन रखाई और हस्बैंड को फ़ोन किया कि 9 बज गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, एक बार कॉल करके पूछ लूँ। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने मैसेज छोड़ दिया और जाके बर्तन धोने लगी। बेटी बाहर टीवी देख रही है। एक तो बच्चे टीवी की आवाज़ इतनी कर देते हैं, बगल वाले घर तक आवाज़ सुनाई दे जाए कि क्या देख रहे हैं। मैंने हस्बैंड के लिए खाना वगैरह तैयार करके रख दिया और टीवी की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मुझे लगा बेटी कुछ कर रही होगी। मैं अपने काम में लगी हुई थी। 4-5 मिनट तक जब मुझे बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना बेटी की ना टीवी की, तो मैंने उसे आवाज़ लगाई, बेटा क्या कर रही हो? पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वॉशरूम गई होगी। मैं अपना काम निपटा के किचन की लाइट वगैरह बंद करके बाहर आई तो देखा कि उसने अपने हाथ में एक टॉय पकड़ा हुआ है और वो डरी सहमी सी एक कोने में फर्श पर बैठी हुई है। उसका फेस टीवी की तरफ था। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? वो हाथ के इशारे से मुझे कुछ दिखा रही थी। कभी खिड़की की तरफ हाथ करती तो कभी टीवी की तरफ। टीवी की स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी थी और खिड़की पर कुछ भी नहीं था। मैं उसके पास जाके बैठी और थोड़ा प्यार से पूछा, पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने टीवी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा मैं कार्टून देख रही थी तो विंडो पर किसी का फेस देखा मैंने, वो अंदर झांक रहा था। मैं उसे देख के टीवी में देखने लगी तो टीवी की स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई और उसमें हमारी विंडो नजर आती है। एक जला हुआ आदमी मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा। ये देख के मैं डर गई। वो मुझे बताते हुए भी घबरा रही थी। मैंने एकदम से उसे गले से लगा लिया। मैं देख रही हूँ खिड़की की तरफ, टीवी की स्क्रीन अभी भी ब्लैंक है। मैंने अपने घर की सारी लाइटें ऑन कर दी और हस्बैंड को कॉल करने लगी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो पूछा, आप कहाँ रह गए, कब तक आओगे? उन्होंने कहा आ गया, बस नीचे गाड़ी पार्किंग में लगा रहा हूँ। बेटी को मैंने अब 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में वो ऊपर आए। वो भाग के उनके पास गई और रोने लगी। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। वो भी परेशान हो गए, क्या बात है। उन्होंने अपना बैग रखा और उसे चुप करवाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? जो उसने मुझे बताया था यही अपने पापा को बताया। वो सुन के एकदम से मेरी तरफ देखते हैं, पूछते हैं क्या कह रही है। मैंने कहा मुझे भी यही बताया था इसने। उन्होंने कहा बेटा मम्मा के पास रुको, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही कुछ लगा होगा। वो फ्रेश वगैरह होने चले गए और मैं अपनी बेटी के साथ किचन में उनके लिए खाना वगैरह लगाने लगी। आज उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था। बेटी कहती, पापा आप जल्दी क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा बेटा सो जाओ, कल बात करते हैं। वो बाहर खाना खा रहे थे और मैं बेटी को अंदर कमरे में सुलाने चली गई
थोड़ी देर में उसे सुला के जब हस्बैंड खा पी के कमरे में आए, तब मैं किचन में चली गई। मेरे दिमाग में यही बात घूमे जा रही थी कि उसने आज एकदम से ऐसा क्यों कहा। किसे देखा था उसने। करते करते रात के 12 बजने को थे। मैं भी कमरे में चली गई। जब तक आई तब तक वो भी सो चुके थे। मैं लेटी लेटी काफी देर तक इस बारे में सोचती रही। इतने महीनों में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो मैंने उनसे कहा थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा। बेटी अभी भी सो रही थी। जब वो ऑफिस के लिए निकल गए, मैं झाड़ू लगाने लगी और एकदम से उसके रोने की आवाज आती है। मैं जल्दी से गई अंदर। वो बैठी रो रही थी। मैं उसके पास बैठ के उसे चुप करवा रही हूँ, पर वो रोए जा रही है बस। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा था। बच्चे कई बार सोते सोते कुछ ऐसा देख लेते हैं तो डर जाते हैं। वो कहती मम्मा मुझे सपने में कल वाला आदमी दिखाई दिया था। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम्हें ऐसे ही कुछ लगा होगा। उसके मन में कहीं डर ना बैठ जाए, इसलिए मैं उसे बार बार ऐसा कह रही थी। लेकिन अब उससे ज्यादा मुझे डर लगने लगा, उसकी फिक्र होने लगी। मैंने उसे चुप करवाया और कहा कि तुम बाहर मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, मम्मा वहीं काम कर रही हैं। इसको लेके मैंने दोपहर में अपनी माँ से भी बात की। माँ ने कहा उसे कोई धागा वगैरह पहना, मंदिर में झाड़ा लगवा के आ जाइयो। उनके फोन काटते ही हस्बैंड का भी फोन आ गया। पूछ रहे थे खाना वाना खा लिया ना, और वो ठीक है। मैंने कहा हाँ वो ठीक है, खाना भी हमने खा लिया है, तुम शाम को टाइम से आ जाना। दोपहर में थोड़ी देर के लिए मैंने उसे सुला दिया। मैं भी उसके साथ ही थी। इस टाइम पर भी हमारी सोसाइटी में काफी शांति होती है। लोग अपने घरों में ही रहते हैं। 3 साढ़े 3 का टाइम था। मेरी आंख बंद है पर मुझे नींद नहीं आती। तब मुझे महसूस हुआ बाहर ड्राइंग रूम में कुछ आवाज सी आई, जैसे कोई दबे पांव चल के गया है अभी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखने लगी बाहर की तरफ। वहां लाइट बंद थी, पर मुझे खिड़की से आती रोशनी में हल्की सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई है बाहर। बेटी गहरी नींद में सो रही थी। मैं बाहर देखने आ गई, पर कोई नहीं। शायद मुझे ऐसे ही कुछ लगा हो। इस बच्ची की बात मेरे दिमाग में ऐसे घुस गई कि मैं चाहकर भी उसे नहीं निकाल पा रही। आज शाम मैंने खाना थोड़ा देर से बनाना शुरू किया। हस्बैंड को कॉल किया तो कहते कि 8 बजे तक आ जाऊंगा। मैं किचन से बाहर बेटी को देख रही हूँ। वो टीवी में कार्टून चलाए बैठी है। मैं कहती बेटा आवाज़ थोड़ी कम कर लो। रात 8 बजने को थे। वो भी शायद आने वाले होंगे। हस्बैंड घर होते हैं तो इतना कुछ नहीं लगता है। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था मेरे। और अचानक से बाहर टीवी की आवाज़ एकदम बंद हो गई और बेटी की भी आवाज़ नहीं आ रही। मैं किचन से बाहर आई तो वो टीवी का रिमोट हाथ में लिए बिल्कुल टीवी के सामने खड़ी है और अपने एक हाथ से किसी चीज को छूने की कोशिश करती है। तभी वो एकदम से पीछे गिरी और रोने लगी। मैं भाग के उसके पास गई। बेटा क्या हुआ, लगी तो नहीं। वो बुरी तरह से रो रही है। मैंने देखा था किसी ने उसे पीछे की तरफ धक्का मारा है। वो झटकते हुए नीचे गिरी थी। टीवी की स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई। मैं पूछ रही हूँ बेटा क्या हुआ, पर वो रोए जा रही है बस। इतने में बेल बजती है। मैंने उसे गोद में उठाया और जाके दरवाजा खोला। बाहर मेरे हस्बैंड खड़े थे। पूछते कि क्यों रो रही है ये। वो अपने पापा के पास चली गई और बताया कि मुझे कल जो आदमी दिखा था आज भी दिखा। उसने मुझे अपने पास बुलाया और एकदम से पीछे की तरफ धक्का मार दिया। मैं गिर गई और रोने लगी। हमने पहले तो उसे चुप करवाया। वो अपने पापा से चिपकी हुई थी। ये मेरी तरफ देखते हुए पूछते क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं। ये टीवी के पास खड़ी थी। मैंने भी देखा था किसी चीज ने एकदम से इसे धक्का मारा और ये गिर पड़ी। बच्ची के सामने तो हमने इतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हम दोनों बहुत घबराए हुए थे।
रात का खाना खा के जब बेटी सो गई तो मैंने उन्हें बताया दोपहर में मुझे भी अंदर कमरे में कुछ महसूस हुआ था, जैसे बाहर कोई था। मैंने सारी लाइटें बंद की हुई थी। तब खिड़की से आती रोशनी में मुझे बहुत हल्की सी कोई परछाई दिखी। माँ से भी बात की थी। उन्होंने कहा इसके लिए कोई धागा वगैरह बनवा दो और झाड़ा लगवा देना। इन 2 दिनों में शुरुआत हो चुकी थी। अब तो मुझे भी इस घर में डर लगने लगता है। वो भी ऑफिस जाते थे तो हर घंटे 2 घंटे में उनका फोन आया करता। एक शाम हम दोनों माँ बेटी घर के बाहर पार्क में घूमने चले गए। सोसाइटी के कुछ लोग भी थे। बच्चे झूले झूल रहे हैं, उनके पेरेंट्स वॉक कर रहे हैं, बेंच पे बैठे हैं। मैं भी जाके एक बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर में हमारे नीचे वाली फैमिली भी वहां आ गई। बच्चे खेलने लगते हैं और एक अम्मा जी थी, वो मेरे पास आके बैठ गई। इससे पहले भी आते जाते हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ, पर आज ऐसे पहली बार साथ बैठ के हमारी बातें हुई। वो इस सोसाइटी में काफी पहले से रह रही हैं, मुझसे उम्र में भी काफी बड़ी थी। मेरी तरफ देखते हुए कहती, बेटा सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ जी। क्या हुआ? वो कहती, मुझे तुम्हारे चेहरे से लगा। मैंने कहा नहीं आंटी, सब ठीक है। हमारी सोसाइटी के पीछे एक घर था जो काफी जली सी हालत में है। मैंने पूछा आंटी ये घर किसका है? काफी टाइम से ऐसे ही खाली देख रही हूँ इसे। उन्होंने कहा ये हमारे सामने की ही बात है। इस घर में एक फैमिली रहा करती थी। तब कुछ लकड़ी का काम चल रहा था यहाँ। दिन भर ठोका पीटी की आवाज आती रहती। एक दोपहर 2 बजे के आसपास बहुत जोर की आवाज आई। हमारे घरों के शीशे तक हिल गए। बाहर आके देखा तो उस घर में आग लगी हुई है। उस वक्त तो हमें कुछ समझ नहीं आया। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, उन्होंने आग बुझाने का काम किया। उस टाइम पर घर का जो बड़ा लड़का था, उसके सिवा कोई था नहीं घर के अंदर। 2 मजदूर थे और आग लगते ही वो भी भाग गए क्योंकि वो बाहर की तरफ थे। पर लड़का अंदर फंसा रह गया और जब आग बुझी तो घर के जले हुए सामान के साथ उसकी जली हुई डेड बॉडी भी मिली। जब आग लगी तो हमने सुनी थी उसकी चीख पुकार, पर इतनी भयानक आग में कौन जाता अंदर। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि मौत तो उसकी दम घुटने से हो चुकी थी, बाद में उसका शरीर वहां पे जला। उसके घर वालों ने इस हादसे के कुछ महीनों बाद इसमें साफ सफाई करवाई, रेनोवेट करवाने के लिए कुछ मजदूर लगाए, पर उन्होंने यहाँ काम करने से मना कर दिया। वो कहते थे घर में बहुत बदबू आती है, कितना भी साफ कर लो पर बदबू नहीं जाती। और कोई चीज है जो उन्हें घर से भगा रही है, उन्हें काम नहीं करने दे रही। एक बार तो कोई सफेदी कर रहा था, वो अपनी सीढ़ियां लगा के छत पे पेंट कर रहा है। तब किसी ने उसकी सीढ़ियां हिला के उसे नीचे गिरा दिया। उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। उसने बताया था कि मेरे आसपास कोई था नहीं, पर जब सीढ़ियां हिल रही थी मैं देखने लगा कि कोई है मेरे आसपास जो नीचे खड़ा होकर सीढ़ियां हिला रहा है। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरा पैर फिसला और सीधा नीचे आके गिरा। उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता क्योंकि इस तरह का पहला केस किसी ने बताया। पर इसके बाद यहाँ और भी कुछ हादसे हुए थे। 2 लड़के आए थे पानी के पाइप की फिटिंग करने। उन्हें काम करते हुए देर हो गई। बाकी मजदूर तो जा चुके थे। इनमें से एक तो नीचे खड़ा काम कर रहा था और एक ऊपर। इन दोनों के साथ हुआ यूं कि नीचे वाला खुदाई कर रहा है। तब उसे पहले तो किसी के हल्की सी रोने की आवाज आई, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसे लगा कोई चीज ऊपर से नीचे आई है, मानो कपड़े का कोई फंदा उसके गले में आके फंसा और उसे ऊपर खींच रहा है। जमीन से 3-4 फीट ऊपर उठ चुका था वो, और तभी एकदम से नीचे छोड़ दिया। अभी ये कुछ समझ पाता, ऊपर वाला नीचे भागता हुआ आया और कहने लगा किसी ने मेरे पैर पकड़े और मुझे खींचने की कोशिश करी थी। डर के मारे ये दोनों तभी भाग गए। इस घर के लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उन्होंने कुछ दिनों तक यहाँ काम रुकवा के एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया। रात को जब गार्ड घर के बाहर बैठा था
उसे घर के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वो देख रहा है कि घर के अंदर से ऐसी लाइट आ रही है जैसे कोई जल रहा हो, और उसके चीखने की आवाज उसने सुनी जबकि वहां कोई भी नहीं था। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने भी ये बात घर के लोगों को बताई, और तब से ये घर खाली पड़ा है। सबको लगता है जो लड़का यहाँ जल के मरा था, उसकी आत्मा अब यहाँ किसी को नहीं रहने दे रही। बहुत बार कोशिश की गई है घर को ठीक करने की, पर थोड़े दिन काम चलता है फिर रुक जाता है। हम सोसाइटी वालों को तो सब पता है, जो पहले से रहते आए हैं, इसलिए रात को यहाँ कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। सोसाइटी के कई लोगों ने तो शिकायत भी की है कि हमने यहाँ किसी जले हुए आदमी को घूमते देखा है। आप जिस फ्लैट में रह रहे हो, आपसे पहले जो उसमें रहा था, उन्होंने बताया था कोई चीज उन्हें परेशान कर रही थी। कभी किसी को आके हिट कर दिया, कभी कोई सो रहा है तो बेड से उठा के नीचे पटक दिया। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, सच में ऐसा हुआ था। मैं तो ये सोच रही हूँ आप कैसे रह रहे हो उस फ्लैट में। अभी तक मैंने आंटी को कुछ नहीं बताया था जो चीजें हमारे साथ हुई थी, पर मैं उनकी बातों से रिलेट कर रही थी कि जो भी वो बता रही हैं ऐसा जरूर हुआ होगा। इतने में मेरी बेटी भागती हुई आई कि मम्मा घर चलते हैं। मुझे ये घर अब डराने लगता है। मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि कब तक आओगे, मुझे कुछ बात करनी है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, वो ठीक है? मैंने कहा हाँ। वो कहते 8 बजे तक आ जाऊंगा पक्का। हम दोनों माँ बेटी अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गए। आज मैंने जैसे ही घर का गेट खोला, एक अजीब सी बदबू मैंने महसूस की। अंदर आते ही दरवाजा खोल दिया और पंखे चला दिए। बेटी को कहा तुम यहीं बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ, तुम्हारे पापा बस अभी आने वाले होंगे। उसके सामने मुझे ऐसे ही रहना पड़ता था, कहीं उसके मन में डर ना बैठ जाए। थोड़ी देर में जब बदबू आनी थोड़ी कम हुई, मैंने गेट लगा लिया और हाथ धोने चली गई कि खाना बना लेती हूँ। बेटी की आवाज़ आती है, मम्मा मुझे ड्राइंग करनी है। मैंने उसकी कलरिंग बुक निकाली और बैठ गई थोड़ी देर उसके साथ। वो मेरे सामने बैठी है, टीवी हमने बंद कर दिया। मैं उसकी बुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी, और तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे अपने कानों के पास ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। 2 पल के लिए मैं रुक गई। बेटी कहती मम्मा क्या हुआ? वो मेरी तरफ देख रही है। कुछ नहीं बेटा, तुम बनाओ, ये मैं किचन में हूँ। वहां जाके मैंने बर्तन गैस पे रखे और सब्जी बनाने लगी। मुझे महसूस हुआ मेरा दुपट्टा पीछे से हवा में उठ रहा है, और वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है दोनों तरफ से, जैसे कोई मेरा गला उससे दबाना चाहता हो। मैंने तभी पीछे मुड़ के देखा। घबराते हुए बाहर बेटी को देखा, वो ठीक तो है ना? मेरे पसीने छूट गए थे। आंटी ने जो बातें पार्क में बताई थी इस घर को लेके, आज पहली बार इस फ्लैट की कहानी मेरे सामने आई। मेरे दिमाग में तो वही सब घूमे जा रहा है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। डर लग रहा था मुझे। मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि कब तक आओगे। उन्होंने कहा बस आने वाला हूँ। उस रात जब तक वो नहीं आए, मैं तब तक बेटी के पास ही रही। उन्हें आते आते 8 बज गए। जब वो आए तो मैं उनके गले से लग गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक हो? उनके पूछते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई जो आंटी ने मुझे बताई थी। वो भी कहते मुझे भी ये घर ठीक नहीं लग रहा। मैं 2 दिनों की छुट्टी पर हूँ, और मैंने बात कर ली है, हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, पर इस रात चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। रात के किसी वक्त मुझे मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो किसी के साथ खेल रही है। वो आवाज़ सुन के मैं एकदम से उठी। आधी रात का वक्त हो रहा था। देखा तो वो बेड पर नहीं है। उसकी आवाज़ बाहर वाले कमरे से आती है। मैं दरवाजे के पास आके धीरे से देखने लगी। वो खिड़की के पास खड़ी होके हाथों के इशारे से कुछ समझा रही थी। मैंने देखा खिड़की पर कोई है जो उससे बात कर रहा है। वो अपनी गर्दन हाँ में हिला रही थी।
मैंने आवाज दी, बेटा क्या कर रही हो वहां पे? वो एकदम से रुक गई, ना कुछ कह रही है ना हिल रही है। और खिड़की पर जो मैंने देखा था वो नीचे की तरफ सरक गया। मैंने फिर से उसे आवाज दी, बेटा क्या कर रही हो वहां पे? उसने एकदम से पलट के देखा और मुझे देखते ही रोने लगी। हाथ का इशारा करते हुए बता रही है, आपके पीछे कोई खड़ा है। मैं बुरी तरह डर गई और कांप रही हूँ। मुझे भी महसूस हो रहा है कोई है मेरे पीछे। एकदम से कमरे में बदबू फैल गई। इस टाइम पर मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही कि अपने हस्बैंड को बुला लूं। इतने में बेटी चीखते हुए कहती, मम्मा आपके पीछे वो आदमी खड़ा है। तभी मुझे पीछे से बहुत तेज धक्का लगा और इतने में बेटी की आवाज सुन के वो जाग गए। वो भाग के कमरे से बाहर आए। इस टाइम पर मैंने देखा हमारी खिड़की धड़ाम से खुलती है और पर्दा एकदम से हिला जैसे कोई वहां से बाहर निकल गया है। वो आते ही मुझे उठाते हैं। सामने से बेटी भी आके मुझसे चिपक गई। हम दोनों बड़ी बुरी तरह से डरे हुए थे। मैंने बताया उन्हें कि अभी क्या देखा था। पहले तो वो एंटिटी हमें अपनी प्रेजेंस फील करवा रही थी, पर अब वो इतनी एग्रेसिव हो गई है कि हमें फिजिकली हिट करने लगी है। अब हमें इस घर में रुकना नहीं था। नीचे वाले फ्लैट में जो आंटी रहती थी उन्हें बताया कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। हम रात भर उनके वहीं पर रुके। सोसाइटी के लोगों को हमारे फ्लैट की खबर पता चल चुकी थी। हमने किसी दूसरी जगह कोई घर देखा और अगले दिन ही वहां लोगों की मदद से सारा सामान अपने नए घर में शिफ्ट करवाया। इस हॉन्टेड फ्लैट की हिस्ट्री को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं, तो अब इस फ्लैट को सील कर दिया। नूतन ने बताया, इस हादसे के बाद मेरी फैमिली ट्रॉमा में थी। बेटी और मैं तो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि बता भी नहीं सकती। काफ़ी टाइम लगा हमें संभलने में। अब ये सब क्यों हो रहा था उसी फ्लैट के अंदर, ये तो पता नहीं चल सका। सबको लग रहा था शायद कोई ना कोई कनेक्शन होगा। वो जो पीछे घर है, वो जला हुआ घर जो आज तक खाली पड़ा है, वहाँ जो लड़का जल के मरा था, हो सकता है उसकी एंटिटी यहाँ लोगों को परेशान कर रही हो, क्योंकि अपने आखिरी वक्त में उसने लोगों से मदद मांगी थी पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता। शायद इसी का बदला ले रहा है वो। ये बात कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 2011 की बात है। बेटी तो अब बड़ी हो गई है पर उसे थोड़ा थोड़ा याद है। लेकिन मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त की एक एक चीज मुझे आज भी डरा देती है। मैंने अभी एक एपिसोड में बताया था हॉन्टेड हाउसेस के बारे में कि वहाँ किस तरह की एंटिटी हो सकती हैं। ये घर एक एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस की कैटेगरी में आता है, जहाँ एंटिटी आपको फिजिकली हार्म पहुंचा रही है। ये सुनने में शायद आपको इतना डर फील ना हो, पर एक बार उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए जिनके साथ ऐसा होता है, उनकी क्या हालत होती होगी। इस वक्त मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 जनवरी की आधी रात को। दिल्ली में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठंड की तो आप पूछो मत, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी ठंड में भी मुझे पसीने आ रहे हैं। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। मेरा नाम प्रवीण है, दुआओं में याद रखना। कौन है बाहर? कौन है?